कैसे हैं बालकों? आई होप स्टडी बढ़िया चल रही होगी आपकी। और जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, हमने कुछ किडनी के सप्लाईज़ को देखा था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में बात किया। और प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बताया था कि हम लोगों को किस तरीके से ब्रेन का जो अफेक्ट है यूरिन को पास करने में या रोकने में, उसमें किस तरीके के रोल हैं, इस चीज़ को समझना है। और उस चीज़ को समझने से पहले जिस चीज़ को हमें समझना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक नर्व की बात करेंगे। जैसे हमने देखा था रेनल नर्व, है ना, जो किडनी में नर्व जा रहा है उस नर्व को हमने रेनल नर्व बोला था। और रेनल का मतलब होता है किडनी, जिसको आप हिंदी में वृक्क बोलते हैं। नर्व के बारे में मैंने ये बताया कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन बोलने का मतलब क्या है कि वहाँ से सिग्नल ब्रेन तक भी पहुँचेगा और ब्रेन वहाँ से सिग्नल उस ऑर्गन तक भी पहुँचा सकता है। नर्व में टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी चीज़ें आ भी सकती है जा भी सकती है, मैसेज आ भी सकता है जा भी सकता है, सिग्नल का आना जाना लगा रहता है। जबकि आर्टरी और वेन जो दो चीज़ें थी उसके बारे में ऐसा मैंने नहीं बताया। आर्टरी में मैंने बताया कि इसमें सिर्फ ब्लड आते हैं और वो ब्लड होता है प्योर ब्लड, नहीं, जबकि वेन में होता है इम्प्योर ब्लड। उसके बारे में हमने बात किया था। अब जिस चीज़ के बारे में हमें जानना है ना, वो है वो जो टॉपिक है हमारा, इसको ज़रा ध्यान से समझना है और पूरी बात को बहुत ही आराम से आपको समझना है। जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, है ना, क्रेनियल नर्व्स। अब जरा ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी, है ना। सबसे पहले तो जो वर्ड लगा हुआ है नर्व, नर्व का मतलब एक ऐसा चीज़ जिसके थ्रू हमारी बॉडी में कोई मैसेज जाता है या वहाँ से मैसेज आता है ना। इस तरीके के जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में उसी को हम नर्व बोलते हैं। आप इसी को हिंदी में तंतु बोलते हैं। और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का आपने नाम सुना होगा। इसमें सारी चीज़ें जो नर्व्स के बारे में है या उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये टॉपिक वहीं का है, लेकिन इस पूरे मैकेनिज़्म को समझने के लिए कि हम यूरिन को जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो यूरिन कैसे पास होता है और कैसे ज़रूरत पड़ने पे हम उसको रोक पाते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए इस बात को यहाँ पे भी समझना ज़रूरी है। तो देखो, हमेशा की तरह फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वर्ड्स पे ध्यान देना है। आप अगर वर्ड्स को ध्यान से समझेंगे तो आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी। ये जो वर्ड क्रेनियल है, इस क्रेनियल वर्ड जो आया है, ये क्रेनियल वर्ड, ये जिस वर्ड से आया है ना, ये वर्ड है क्रेनियम। क्रेनियल वर्ड जिस वर्ड से आया है वो है क्रेनियम। और क्रेनियम का मतलब क्या होता है? तो क्रेनियम का मतलब है ब्रेन बॉक्स। मतलब है इसका ब्रेन बॉक्स। अब देखो, जरा ध्यान से समझना इस बात को। कहीं पे भी किसी भी चीज़ को अगर हम बॉक्स में, आपके पास जैसे आप कुछ मंगवाते होंगे ऑनलाइन, आप ऑर्डर करते होंगे या कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो देखते होंगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती है वो बॉक्स में होती है ना, डब्बे में होता है। डब्बे में क्यों होता है? या अगर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा होगा तो उसको भी देखा होगा, बढ़िया से डब्बे में अरेंज रहता है, उसके लिए पूरा प्रॉपर साइज शेप सब करके दिया हुआ होता है। कोई भी चीज़ बॉक्स में क्यों रखते हैं? तो बॉक्स में रखने के पीछे जो रीज़न है कि उसमें के जो अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत सेफ रहे, है ना। सेफ्टी के लिए हम किसी भी चीज़ को बॉक्स में डालते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया है ब्रेन बॉक्स, है ना। ब्रेन बॉक्स आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है ब्रेन बॉक्स। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, इंसान का जो मस्तिष्क है, इसके पास सारा इन्फॉर्मेशन है। आप पापा को अगर पापा बोल रहे हो ना, तो दैट इज़ ड्यू टू कि आपके ब्रेन में सेट है कि ये वाला जो ये फ्रेम स्ट्रक्चर का जो इंसान है जिसका चेहरा ऐसा है उसको हमें पापा बोलना है। आपको मम्मी को मम्मी बोल रहे हैं, वो इसी वजह से। आप ये लिखा हुआ जो भी है उसको आप पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये बी लिखा हुआ है, बचपन में आपने ABCD पढ़ा था इसलिए आप ये पढ़ पा रहे हैं कि ये ब्रेन बॉक्स लिखा हुआ है। नहीं, तो हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत सेफ्टी से रखा हुआ है, ये बहुत ही सेफ्टी से रखा हुआ है।
क्यों? क्योंकि इसको एक्स्ट्रा सेफ्टी की ज़रूरत है, ताकि इसके पास जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसको देते हैं, उसको बहुत सेफ्टी से रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हो गया, अगर किसी इंसान का ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकता है। वो इंसान ही डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नॉर्मल काम नहीं करेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। उसी कंडीशन को आप बोलते हैं इंसान पागल हो गया है, यानी उसके ब्रेन में डिस्टर्बेंस आ गया, उसके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया है, या और भी बहुत सारी वजह होती है। तो उस चीज़ के बारे में अभी बात नहीं है, अभी सिर्फ आपको ब्रेन बॉक्स का मतलब क्या हुआ इस बात को समझना है। और बॉक्स इसलिए ताकि उसको बहुत सेफली रखना है। ठीक, अब आते हैं तो अगर ब्रेन को इस तरीके से, अगर जैसे मैं बताऊं कि देखो ये मेरा आई से जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये आईब्रो वाला, इसको इस तरीके से अगर कट करें, ऐसे जैसे जैसे मेरा हाथ जा रहा है इस तरीके से कट करेंगे, और ये फिर ऐसे जाएगा, ये कान के पीछे से होते हुए, ये ऐसे ऐसे होते हुए, और फिर ये यहाँ पे जाके, और देखोगे एक गड्ढा होगा, इस गड्ढे के पास मिला दो। तब जब इसको इस तरीके से काट दोगे ना, तो एक ढक्कन निकलेगा। ये ढक्कन जो होगा यही है क्रेनियम। ये हड्डियों का बना हुआ ढांचा है जिसको आप क्रेनियम बोलते हैं, और इसी के अंदर में आपका ब्रेन है। जब तुम ब्रेन को ऊपर से इस ढक्कन को हटाने के बाद देखोगे तो ब्रेन तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इस तरीके से। अगर इस आधे वाले पोर्शन की बात करें, आपने अगर इस तरीके की चीज़ें, जो ये जो गोला है, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर, नहीं, इसको आप बोलते हैं स्फेयर। अब ये आधा वाला जो है इसको बोलते हैं हेमी स्फेयर, अर्ध गोला। नहीं, ये अगर इस तरीके से कट कर दें तो अब देखो ये जो पूरा स्फेयर था ये 2 हेमी स्फेयर में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा ब्रेन भी 2 हेमी स्फेयर में कन्वर्टेड है। हमारा ब्रेन भी 2 हेमीस्फेयर में, एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं सेरेब्रल हेमीस्फेयर। हम लोग जब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो आप अगर थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो ब्रेन में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। तो इसको जो आधे वाले की बात करें तो इसको नाम देते हैं सेरेब्रल हेमीस्फेयर। और इसी पूरे ब्रेन को चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है देखो, ये कवर्ड है। ये जो बना हुआ कवर्ड पार्ट जो है ये हड्डियों का बना हुआ, बोन्स का एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें टोटल 8 बोन होते हैं। अभी वो कौन कौन से बोन होते हैं इसके बारे में नहीं जानना है, जब हम लोग बोन पढ़ेंगे वो कौन कौन से हड्डी होते हैं उसके बारे में अभी नहीं जानना है। तो इस बोन का बना हुआ ये कैविटी है, इसी में हमारा ब्रेन सुरक्षित रखा हुआ है। और इसकी अगर बात करें तो इसी को बोलते हैं क्रेनियम, इसी को बोलते हैं क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। ठीक, अब ये जो हड्डी का बना हुआ क्रेनियम है, इसमें टोटल 8 हड्डी होते हैं। और ये क्या कर रहा है तो तुम देखते होगा, अगर कोई इंसान को तुम डंडे से इस पर भी मारो ना, ये बहुत हार्ड है, ये चोट को अंदर तक नहीं पहुंचने देता है। मैकेनिकल डैमेज, केमिकल डैमेज, किसी भी तरीके के डैमेज को वो प्रोटेक्ट करता है। इस क्रेनियम का काम ही है कि इस ब्रेन को सुरक्षित रखना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि इस पर चोट नहीं पहुँचे और डैमेज नहीं हो। अगर हम इस क्रेनियम के अलावा भी बात करें तो आप देखोगे, अगर यहाँ टच करके देख रहे हो तो पहले हेयर आ जाता है, फिर उसके बाद हेयर को अगर हम हटा दें तो उससे पहले आपका स्किन का लेयर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और लेयर लगा दूँ तो देखो, ये एक और लेयर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये पूरे में होगा, मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, ये लेयर आपका स्किन का। अब जरा ध्यान से देखें तो अब 2 लेयर हो गया है जो प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्किन का सबसे बाहरी लेयर, फिर हड्डियों का बना हुआ क्रेनियम, ये 2 लेयर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब बात करें इसके बाद
तो इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये जो खाली जगह है इसमें कुछ लिक्विड जैसे पोर्शन होते हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसके बारे में भी हमें ज़्यादा डिटेल में जो बात करना है वो हम लोग जब आएंगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। उसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेज, बस वर्ड ध्यान में रखना है अभी, क्रेनियल मेनिंजेज। और उसमें फिर अलग अलग लेयर्स होते हैं। लेयर की अगर बात करें तो सबसे बाहर में मतलब क्रेनियम के जस्ट ठीक नीचे में, क्रेनियम के ठीक नीचे में यहाँ पे जो लेयर है उसका नाम है ड्यूरा मैटर। क्रेनियम के ठीक नीचे में जो है इसका नाम है ड्यूरा मैटर। फिर जो सेकेंड लेयर है इसके ड्यूरा मैटर के नीचे एक और लेयर है, इसका नाम है एरेक्नोइड। इसका नाम है एरेक्नोइड। और जो थर्ड लेयर है यानी जो कि ब्रेन के जस्ट ऊपर में है, ब्रेन वाला जो पोर्शन है उसके ठीक ऊपर में जो है इसका नाम है क्या पढ़ेंगे तो आप बहुत लोग इसको पिया मैटर पढ़ते हैं, पिया मैटर नहीं पढ़ना है, इसको पाया मैटर बोलते हैं। ये 3 लेयर है जो कि क्रेनियम और ब्रेन के बीच में है और इसको नाम दिया जाता है। अगर इस तीनों को मिला के हम बोलना चाहें तो इस तीनों को मिला के बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेज। ठीक है, यानी अब तुम किसी भी तरीके से अगर सोचो, किसी को डंडे से अगर आप मारते हैं तो उस चोट को यहाँ तक पहुँचने के लिए ना इस 5 लेयर से क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले स्किन है, अब स्किन में भी फिर अलग अलग होते हैं, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, वो बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, वो थोड़ा एडवांस बात है, वो थोड़ा MBBS वाला पोर्शन है, अभी उतनी बात नहीं। आपको बेसिकली जो चीज़ समझना है उसके बारे में भी हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे ऊपर में आ गया स्किन, उसके बाद बोनी कैविटी, बोन से जो बना हुआ है क्रेनियम, उसका क्रेनियल मेनिंजेज, क्रेनियल मेनिंजेज में ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड, पाया मैटर। यानी अगर किसी को डंडे से आपने स्टिक से मारा तो होगा क्या कि उसको ये 5 लेयर क्रॉस करना पड़ेगा तब वो चोट यहाँ तक पहुँचेगा। यानी कि ये हाईली प्रोटेक्टेड है, इसका जो प्रोटेक्शन है ना, इसकी जो सुरक्षा है, इसको सुरक्षित बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखा गया है। ऐसा क्यों रखा गया है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो अब देखो, जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि जो भी डायग्राम्स होते हैं वो सारे डायग्राम्स जो होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी कि जो आपका, जैसे मैंने बताया कि किसी भी डायग्राम में आपको साइड डिसाइड करना है ना, तो उसके सामने में खड़े हो जाओ और अब देखो तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट साइड है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब इसको हम बोल देंगे, इधर वाले को इसको बोलेंगे लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्यों बोल रहे हैं तो आधा गोला जैसा है, स्फेयर का हाफ पार्ट है, तो इसको हमने बोल दिया लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। और अगर इसका नाम रखना चाहें तो इसको बोल देंगे राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। ठीक है, तो 2 हेमीस्फेयर में हमारा ब्रेन इस तरीके से दिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर में। ठीक, अब ये जो दोनों वाला हेमीस्फेयर है, यहाँ से जो नर्व निकलता है उसी को नाम दिया जाता है क्रेनियल नर्व्स। इसको नाम दिया जाता है क्रेनियल नर्व्स। तो बेसिकली यहाँ से कितने नर्व निकलते हैं तो देखो 1 2 3, मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12।
ये 12 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, यानी यहाँ से जो नर्व निकलेगा उसका नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये एक साइड से जैसे निकला है ना, सेम टू सेम इधर से भी निकलेगा, यानी इधर से भी आएंगे 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12। ठीक है, यानी दोनों साइड से अगर कुल मिला के बात करें तो क्रेनियल नर्व का नंबर कितना हो गया? 12 पेयर। कितना? 12 पेयर, यानी कि टोटल 24 क्रेनियल नर्व्स हैं, या 12 पेयर बोलते हैं, क्योंकि एक जैसा होगा। मान लो हम अगर किसी का एक नाम लेंगे ना, जैसे एक नाम ले रहे हैं ऑप्टिक नर्व, तो एक ऑप्टिक राइट सेरेब्रल से भी निकलेगा और एक लेफ्ट से भी निकलेगा। दोनों सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है, यानी पेयर्ड होते हैं। जितने भी क्रेनियल नर्व्स होते हैं ना, वो पेयर्ड होते हैं। इसीलिए हमें ये नहीं बोलना है कि 24, हमें बोलना है हमेशा 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। अब जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से निकला है ना, ये होता क्या है कि ये बॉडी के इधर चला गया। यानी कि अगर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से निकला हुआ क्रेनियल नर्व की बात करें तो ये चला जाता है राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेम इधर से भी बात कर लेंगे, यानी कि इधर की तरफ से जो आया ये इधर चला जाएगा। किधर? लेफ्ट वाला क्या राइट को, तो राइट वाला चला जाएगा लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, ये इधर से चला गया। अब बात ये होती है कि इस तरीके से ऑल्टरनेट चला जाता है। अब अगर किसी भी इंसान के, मान लो तुमने 2 इंसान को पकड़ा और दोनों को ना तुमने बड़ा सा हथौड़ा लिया और उस हथौड़े से एक एक हथौड़ा मारा, ठीक है। अब दोनों इंसान में वो क्या हुआ कि उसके ब्रेन में क्लॉट कर गया। इस तरीके से चोट लगा, तुमने इस तरीके से मारा कि पूरा फाड़ नहीं दिया, इस तरीके से मारा कि बस अंदर में डैमेज हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए। सपोज दैट किसी भी इंसान के अगर यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाए, है ना, कहाँ पे? क्रेनियल मेनिंजेज वाले पोर्शन में, और किसी इंसान के क्लॉटिंग यहाँ हो जाए, यानी दोनों में ब्रेन हैमरेज हुआ है। एक में क्रेनियल मेनिंजेज में हो गया, जबकि एक में यहाँ पे हो गया, ठीक। अब अगर तुम्हें तो अभी ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में जैसे तुम्हारे घर में जब तुम वायरिंग, तुम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हो, जब बिजली का कनेक्शन लेते हो तो एक वायर आता है, वो तुम्हारे बोर्ड में चला जाता है। वहाँ से फिर अगर मान लो 3 फ्लोर का है तो हर फ्लोर का एक एक वायर जाता है, फिर उस फ्लोर के हर रूम का अलग, फिर हर जगह का अलग अलग, यानी वो वायरिंग कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। ऐसे सेम होता है। ये तो मेन वायर है। अगर इसके ब्रांचेज की बात करें ना कि इसका ब्रांच कैसा दिखता है, तो ब्रांच तुम जब देखोगे तो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो कौन सा ब्रांच कहाँ गया, ये बहुत आसानी से तुमको दिख रहा होगा, है ना। अब कौन सा ब्रांच कहाँ गया ना, ये कुछ भी नहीं क्लियर दिख रहा है। ये कुछ भी नहीं है कि किसका ओरिजिन कहाँ है, इंसर्शन कहाँ है, कहाँ से आया कहाँ गया, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स डेंस नेटवर्क हो गया नर्व्स का, है ना। तो मेन तो 12 था, 12 पेयर था। अब इस तरीके से इसके ब्रांचेज हो गए। अब वही बात मैं कह रहा था कि अगर मान लो 2 इंसान को तुमने मारा हथौड़े से, उसके ब्रेन हैमरेज हो गया, उसके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई, एक का हो गया क्रेनियल मेनिंजेज में, जबकि एक को यहाँ पे हो गया इनसाइड द ब्रेन। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो कौन सा, किसको बचा पाएंगे डॉक्टर, किसको बचा पाएगा? सोचो ज़रा।
अगर यहाँ पे बात करें ना, ये वाला जो क्लॉटिंग है इसको रिमूव करना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे नर्व्स की इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने इसको काट के निकाल दिया, लेकिन अगर यहाँ पे कट करेंगे ना, पता चला बहुत सारा नर्व कट गया। हो सकता है वो इंसान पैरालाइज्ड हो जाए, हो सकता है वो इंसान बोले ही नहीं। मान लो उसका वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो सुनने के लिए वो सुनने वाला हो गया, ऑप्टिक चला गया और ये देख ही नहीं पाएगा, है ना। वेगस नर्व चला गया। ऐसे बहुत सारे नर्व्स हैं जिसके बारे में हम लोग, फेशियल चला गया, पता चला मुंह ही टेढ़ा हो गया। मान लो फेशियल का एक ब्रांच अलग से डैमेज हो गया, जो मैंडिबल नीचे वाले जबड़े में आता है, उसका मुंह ही नहीं खुल पाएगा। यानी ऐसे कंडीशन में हम उसको ऑपरेशन करके बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम बचाने के लिए अगर सर्जरी करेंगे ना, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज के डेट में अभी तक ऐसे कोई भी जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो इस तरीके की सर्जरी करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेंस ब्रांचिंग है। बहुत सारा तार उलझा के रख दिया जाए, बहुत उलझा के रख दिया जाए, और तुमको कोई बोले कि अच्छा बताओ इसमें से एक हाथ का तार काटना है, बहुत उलझा हुआ है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंस नेटवर्क है नर्व्स का कि ये मुश्किल हो जाता है। तो अगर मान लो किसी के यहाँ पे चोट लग गया और यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई, तो वो उस इंसान में प्रॉब्लम कहाँ दिखेगा। मान लो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्लॉटिंग हो गई, यहाँ पे कोई नर्व डैमेज हो रहा है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस इंसान के शरीर में कहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। चोट लगा है लेफ्ट साइड में, लेकिन प्रॉब्लम दिखेगा कहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट वाले सारे कहाँ जा रहे हैं, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो उसको प्रॉब्लम होने लगेगा राइट पार्ट ऑफ द बॉडी में, उसके शरीर में राइट पार्ट में। तुम सुनते होगे पैरालाइज्ड हो गया, तो पैरालाइज जो होता है ना, तो कई बार क्या होता है, एक साइड का पूरा बॉडी पार्ट ही काम करना बंद कर देता है। मान लो राइट पार्ट का पूरा बॉडी काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब उसके ब्रेन में लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है। ये इस तरीके से क्रॉस करके तभी बॉडी में वो स्प्रेड होता है, फैलता है। तो ये है क्रेनियल नर्व्स। अब इस क्रेनियल नर्व में जो टोटल नंबर अभी हमने बात किया, इस टोटल नंबर कितना हो गया है, 12 पेयर। अगर आप यहाँ पे पॉइंट मेंशन करें तो टोटल नर्व जो है, टोटल क्रेनियल नर्व्स, टोटल क्रेनियल नर्व्स, इसका नंबर कितना हो जाएगा, 12 पेयर, है ना। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। अब ये जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं ये 3 टाइप का होता है। एक होता है जो किसी भी सिग्नल को लेके ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी वो स्पेसिफिक है सिर्फ सिग्नल को ले जाने के लिए, ठीक। दूसरा होता है जो उस सिग्नल को ब्रेन से लेके उस ऑर्गन तक पहुंचाता है, ठीक। और तीसरा होता है जो दोनों काम करता है। इस हिसाब से जो क्रेनियल नर्व्स है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके बारे में अभी समझना है। पहले इसको आप आराम से डायग्राम नोट कर लीजिए, इतनी बात को समझ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स है इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, टाइप्स की बात करें ना, तो जितने भी 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व्स है ना, बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। इसके मेनली 3 टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व, इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। अब सेंसरी वर्ड कहाँ से आया, तो सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना। जैसे मैं बोलूँ कि तुम मुझे देख पा रहे हो, ये तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारा आँख जो है मुझे देख पा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो सुन पा रहे हो, ये सेंसेशन है। तुम जो कोई चीज़ खाते हो तो उसका जो टेस्ट आता है वो एक सेंसेशन है
है ना। तो जो सेंसरी नर्व है उसका काम होता है उस सेंसेशन को फील करना और उसको ब्रेन तक पहुंचा देना, ठीक है। सेंसरी नर्व का काम होगा, जो तुम मुझे देख पा रहे हो, तो मेरा जो इमेज बन रहा है तुम्हारे रेटाइना पे, वहाँ से ऑप्टिक नर्व, एक नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व, वो लिया और उस सिग्नल को तुम्हारे ब्रेन तक पहुँचा दिया। यानी इसने क्या किया, सेंसेशन को लिया और ब्रेन तक लेके पहुँच गया। यानी ये किसी भी तरीके के सेंसेशन को गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। यानी इस नर्व के बारे में बात करें तो इसमें बोलेंगे इट only receives the sensory impulses, ठीक है। इट ओनली रिसीव्स द सेंसरी इम्पल्सेस। सेंसरी इम्पल्सेस का मतलब है कि जो भी आपने फील किया उस सिग्नल को ये रिसीव कर लिया और उसको लेके पहुंच गया कहाँ तक, ब्रेन तक। नहीं, यानी ये कहाँ से कहाँ, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जा रहा है किसी भी स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक। नहीं, ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो नर्व है इसका नाम है, इसको बोलते हैं मोटर नर्व। इसको बोलते हैं मोटर नर्व। अब ध्यान से समझना है फिर से। अब मान लो तुम दो दोस्त हो, दोस्त ने कंधे पे हाथ रखा, बातचीत हो रही है और उस बीच में उसने एक बार तुमको गाली दे दिया, ठीक। तुम्हें महसूस कैसे हुआ, तो उसने जो गाली दिया वो तुम्हारे कान पे गया, वेस्टिबुलो कॉक्लियर ने उसको सुना और तुम्हारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा दिया। तुम्हें महसूस हुआ कि अरे इसने गाली दिया है। तुमने सोचा अरे दोस्त है, फिर ब्रेन से आया सिग्नल है कोई बात नहीं दोस्त है, चलो ठीक है। फिर आगे गए, फिर से उसने एक बार गाली दे दिया, फिर से तुम्हारे ब्रेन से सिग्नल आया चलो दोस्त है कोई बात नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर से उसने गाली दे दिया बातचीत में। अब तुमने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और तरा दिया, उसके ऊपर दिया, बढ़िया से उसको घूंसा मारा तुमने। अब क्या हुआ ज़रा ध्यान से समझो। जो सेंसरी फीलिंग्स जा रही थी, जो सेंसेशन तुमने फील किया, तो ब्रेन ने इस बार रिस्पॉन्ड किया कि नहीं ले और हाथ से उसको धपाधप दे। अब ये जो हाथ चल रहा है ना, इस हाथ को चलाने के लिए मोटर नर्व, इसका जो मोटर नर्व था वो एक्टिवेट हो गया और तुम्हारा काम उसके एगेंस्ट हो गया। नहीं, तो यही चीज़ होता है मोटर नर्व जो काम करवा देता है। जैसे तुम जा रहे हो किसी जंगल मान लो और तुम्हारे सामने शेर आ गया, तो तुम्हें डर लगेगा, सेंसेशन फील हुआ, अब तुम वहाँ से भागना शुरू किया, तुम्हारा पैर काम करना शुरू किया, दैट इज मोटर नर्व। मोटर नर्व तुमसे काम करवाता है, तुम्हारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग होती है, जो तुम काम करते हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर नर्व। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट एक्ट्स in response with the sensory impulses। सेंसरी इम्पल्सेस। एक और बात, सेंसरी के बाद इसने काम किया है तो और एक बात लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी एक्शन। ये कहाँ से कहाँ, तो ये हो जाएगा, ये ऑर्गन से ब्रेन, अब ये हो जाएगा ब्रेन से ऑर्गन्स तक, किसी भी ऑर्गन तक ये हो सकता है, ठीक। अब आते हैं अपने तीसरे टाइप तक। तीसरे टाइप की बात करें ना तो इसको बोलते हैं, ये जो तीसरा टाइप है हमारा, इसको बोलते हैं
मिक्स्ड नर्व। क्या नाम है? मिक्स्ड नर्व। अब तुम नाम से भी समझ सकते हो, सेंसरी सेंसेशन फील किया, मोटर उसके अगेंस्ट में काम किया, और ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब ये दोनों तरीके का काम करेगा, यानी ये ऐसे नर्व होते हैं, ऐसे क्रेनियल नर्व्स हैं जो सेंसेशन भी फील कर सकता है और उसके अगेंस्ट काम भी कर सकता है, यानी सेंसरी की तरह भी काम करेगा और मोटर की तरह भी काम करेगा। यानी मिक्स्ड नर्व वो है, इट कैन act as sensory as well as motor nerve। तो इसके फंक्शनिंग की बात करें कैसे, तो देखो, ऑर्गन से सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुंचा दिया तो ये सेंसरी हो गया, किसी भी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक, तो किसी भी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक तो क्या हुआ, सेंसरी, और फिर ब्रेन से लेके ऑर्गन तक, यानी यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। हम लोगों ने नर्व में जनरली बोल दिया था कि टू वे कम्युनिकेशन है, अब थोड़ा स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन वाले जो नर्व होते हैं ना, वो मिक्स टाइप के नर्व होते हैं। तो ये 3 टाइप का नर्व है। हमें इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में जिस नर्व से मतलब होगा उस नर्व का नाम है वेगस नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है ये, है ना, वेगस नर्व। इसी नर्व से हमें इस पूरे चैप्टर में मतलब है। वेगस नर्व से मतलब होगा, बाकी नर्व से जो बाकी के 11 पेयर हैं उससे मतलब नहीं है, हमें इस वेगस नर्व से मतलब है। वेगस नर्व के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होना चाहिए, तो पहली बात, ये 10th क्रेनियल नर्व है, ये इसका नंबर है 10th, ये 10th क्रेनियल नर्व है। दूसरी बात इसके बारे में पता होना चाहिए, ये मिक्स्ड इन नेचर है, यानी ये सेंसरी भी काम कर सकता है और मोटर भी काम कर सकता है। तो इस वेगस नर्व के बारे में 2 बात आपको ध्यान में रखना है, 10th क्रेनियल नर्व है, दूसरी बात ये जिस नेचर का है वो है मिक्स नेचर, यानी सेंसरी एज वेल एज मोटर काम करेगा। इस वेगस नर्व की अगर बात करेंगे ना, तो इसके 2 ब्रांच होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना है। इस वेगस नर्व की 2 ब्रांच होती है, इसके ब्रांच कितने, तो 2। पहला जो है इसका नाम है सिंपैथेटिक ब्रांच, और जो दूसरा टाइप है इसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच। पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, ठीक है। तो 2 ब्रांच इसका हो गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बालको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा। तो अभी बस इसको इस तरीके से आपको ध्यान में बस ये रखना है कि वेगस नर्व की 2 ब्रांच है, सिंपैथेटिक ब्रांच है और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच है। इसका मैं यूज़ करवाऊंगा आपसे, और तब आपको समझ में आएगा सिंपैथेटिक का क्या मतलब होता है, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है। वैसे आपको बस थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूँ, क्योंकि अगला जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको। बस ये बात ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी इंसान को ज़रूरत पड़ने पे यूरिन को स्टॉप करना पड़ता है, अगर यूरिन को स्टॉप करना पड़ता है तो उसके लिए वेगस नर्व की जो ब्रांच काम में आती है वो है सिंपैथेटिक। याद कैसे रखते हैं, तो बहुत सिंपल, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्टॉप, एस फॉर सिंपैथेटिक और एस फॉर स्टॉप। जब किसी भी इंसान को यूरिन पास करना होता है तो फिर से बहुत सिंपल बात, पास करना है तो हमारे पास होगा
पैरासिम्पैथेटिक, ये कैसे एक्शन में आता है ना, क्या चीज़ें ऐसी होती है उसके बारे में तो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। फिर से याद करने के लिए P फॉर पैरासिम्पैथेटिक, P फॉर पास। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो अभी हमने सिर्फ बात किया है क्रेनियन नर्व का। ये जो पास और स्टॉप वाला फंडा है ना, यही फंडा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे बहुत सारे मसल्स भी आएंगे जो कि नीट जैसे एग्जामिनेशन, मेडिकल जैसे एग्जामिनेशन में बहुत काम की चीज़ होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बस ध्यान से समझना है, नोट्स बनाते रहना है और स्टडी कंटिन्यू रखनी है। जितने अच्छा आप स्टडी करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। स्टार्टिंग से अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको समझ में बहुत आएगा बढ़िया से, तो मज़ा भी आएगा। पढ़ने का मज़ा तभी आता है, मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट अपने आप में बहुत जीनियस होता है, कोई बाय बॉर्न आइंस्टीन नहीं होता है, सब मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। आपका सोचने का तरीका कितना डिफरेंट है, साइंस यही चीज़ बताता है। आप अगर एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं तो वही आप में जीनियस बनाने की तरफ ले जाता है। उसी इंसान का IQ जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है। तो आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचिए, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस अपने अंदर सवाल उठाइए कि ऐसा क्यों, इसको क्रॉस ऐसा करते तो क्या होता। फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है। तो आपको बहुत जेन्यूनली और ऑनेस्टली पढ़ना है और बिल्कुल भी दूसरों के लिए मत पढ़ो, क्योंकि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, इससे तुम्हारा फ्यूचर डेवलप होने वाला है, इससे तुम्हारा फ्यूचर बिल्डअप होने वाला है। इसलिए ऑनेस्टली पढ़िए, ढंग से पढ़िए। और आपके पास अगर NCERT की किताब है तो साथ साथ एक MTG पब्लिकेशन की बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक कलेक्शन वाला बुक है जिसमें 11, 12 दोनों के सेक्शन है। उस बुक को भी परचेज कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।